सब मोशन के बारे में समझते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। मोशन तो हम सब पहले ही दिन समझ चुके थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई उसके पोजीशन में चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब वो मोशन कर रहा है। तो देखो मोशन कितने टाइप के होते हैं ये समझना है। पहला होता है हम सबका सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति जिसको हम सब ऋजु रेखीय गति भी बोलते हैं। सरल रेखीय मींस स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि एक सीधी मोशन लाइन में मोशन होता है, इसको हम सब ऋजु रेखीय। ऋजु मतलब होता है कि देखो ऋजु कोण किसको बोलते हैं, अगर हम सब बात करें इंग्लिश में बात करें कि भाई देखो मैथ के बारे में बात करें तो ऋज कोण, ऋज कोण एक आता है, ऋज कोण से ही ये सब समझते हैं। तो देखो सरल रेखीय गति जो होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, एक सीधी रेखा में जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मोशन चलती हैं। तो स्ट्रेट लाइन दो तरीके से होता है, एक होता है एक समान गति, दूसरा होता है असमान गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति भी दो तरीके से होती है, एक होता है एक समान गति, जैसा कि हम सबको पता है कि अगर घड़ी जो चल रही है, घड़ी जो चलती है, इसका एग्जांपल है घड़ी का। वृत्तीय गति में घड़ी का एग्जांपल है एक समान गति। एक समान गति मतलब एक अनिश्चित समय में एक अनिश्चित गति कर रही है, इसलिए वो क्या है वृत्तीय गति का असमान गति। देखो असमान गति कौन सा है वृत्तीय गति का, जो अगर हम सब बात करें कि अगर जो मौत के कुएं का गेम होता है वो हमेशा असमान गति होता है, क्योंकि उनका स्पीड स्टार्टिंग में कम रहता है, उसके बाद बढ़ा देते हैं अपने स्पीड को, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, इसलिए इनकी जो गति होगी वो होता है वृत्तीय गति। देखो अगला है रोटरी मोशन, घूर्णन गति। रोटरी मतलब कोई भी चीज अगर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, जैसे फैन की जो गति होती है, जो पंखे की गति होती है वो होता है सबका घूर्णन गति। जो पहिए का गति होता है वो भी हम सबका घूर्णन गति में आता है। अगला देखिए दोलन गति, जो हम सबका पेंडुलम का होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम सब इंग्लिश भाषा में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पेंडुलम होता है, अगर हम सब बात करें पेंडुलम का, तो यहाँ देखिए पेंडुलम जो है ऐसे रहता है, ये जो है टू एंड फ्रो आगे और पीछे का मोशन करता है। एक बार इस पोजीशन पे आता है, फिर यहां से वापस यहां जाता है, एक दोलन का करता है, क्योंकि यहां जैसे ही एक कंप्लीट करेगा ए से बी, बी से ए गया, इसका मतलब एक दोलन किया, इसलिए इसको हम सब दोलन गति बोलते हैं। कोणीय गति, देखो कोणीय गति समझते हैं किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी एंगल से मोशन कर रहा है, मींस अगर ये किसी एंगल से मोशन कर रहा है तो उसको हम सब क्या बोलते हैं कोणीय गति बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है, देखो कोणीय वेग का फार्मूला होता है b बराबर, देखो कोणीय वेग का मान होता है, कोणीय वेग का फार्मूला होता है b इंटू आर, b इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू b बाई आर। ये इसका फार्मूला है हम सबका। कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा इज इक्वल टू b बाई आर करके फार्मूले आते हैं। देखो आवर्त गति, आवर्त गति समझते हैं जिसको हम सब ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, वो हम सबका आवर्त गति होता है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है जैसे गाड़ी में जो एक सिलेंडर होते हैं, समझते हैं, जिसको हम सब पश्चात गति भी बोलते हैं। ये हम इसका जो है ये पिस्टन है, ये क्या करता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे, पहले एक बार यहां आता है, फिर उसके बाद यहां जाता है। एक आवर्त, एक निश्चित आवर्त में जो है आगे पीछे होता है, इसलिए हम सब इसको आवर्त गति जो बोलते हैं। प्रक्षेपगत प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरीके से होते हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है परवलय। ऊर्ध्वाधर मतलब समझते हैं कोई भी आदमी यहां से कोई चीज फेंका है, फिर उसके पास ही गिर गया, इसका मतलब है कि वो ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप गति है। परवलय मतलब ये वाला जो रॉकेट वाले लॉन्च होते हैं, जो रॉकेट के मोशन होते हैं, वो सभी परवलय मींस एक ऐसा कर्व बनाए जो कि परवलय बने, उसको हम सब क्या बोलते हैं प्रक्षेप गति बोलते हैं। हम सबका जो अगला टॉपिक है लेके आए हैं हम सब प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति को समझना है जब किसी वस्तु को, देखो जब किसी वस्तु को क्या करें हम सब किसी एंगल से ऊपर की ओर फेंके। सपोज करो ये कोई आदमी है, ये किसी चीज को जो है किसी एंगल से मींस इस तरीके से फेंक रहा है, तो हम सब यहाँ इसके एंगल को अगर हम सब मीजर करें
तो देखें ये थीटा एंगल बना के जो है वस्तु को कहां फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है। वस्तु को कहां फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है। देखो तो यहां से जो है जिस स्पीड से जाएगा इसमें दो हो जाता है, एक होता है v cos थीटा, एक होता है v sin थीटा। तो हम सबको ये नहीं समझना है कि गति कितना आता है, केवल फार्मूला हमको समझना है। तो देखो प्रक्षेप गति दो तरीके से होता है, एक होता है इस तरीके से, जब क्या बन जाए उसका परवलय बन जाए, परवलय पथ। ये इस वाले पथ को ही हम सब जो कर्व बन रहा है इसी पथ को ही परवलय पथ कहते हैं। देखो एक ये है, सेकंड में क्या है, सेकंड में हो सकता है कि ये आदमी जो है किसी भी चीज को सीधे ऊपर फेंक दे, सीधे यहां से ऊपर फेंक दे, और फिर जो है यहां से ये क्या किया, ऊपर फेंका, और फिर वही चीज दोबारा उसी एंगल से नीचे आ रहा है, मीन्स 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यहां से थीटा एंगल बना रहा है, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म करके ऊपर फेंक रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, मीन्स 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सरल रेखा बन रही है, मीन्स केवल और केवल ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन केवल बन रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा बनती है। देखो यहां से क्वेश्चन पूछता है, बताओ जब किसी वस्तु को 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो कौन सी रेखा बन रही है, तो हम सब बताएंगे ऊर्ध्वाधर। लेकिन अगर वो किसी कोण से, मीन्स जो है इस तरीके से फेंके कि उसके पास ना गिरे, वो कहीं और जाके गिरे, तो उस पथ का नाम होता है परवलय। तो समझते, जहां से ये फेंका है और जहां गिरा है वो उसका विस्थापन होगा, क्योंकि जहां से फेंका है इसका प्रारंभिक यहां था और गिरा यहां है, तो इसको हम सब विस्थापन बोलते हैं। लेकिन इसके इस लैंग्वेज को हम सब रेंज बोलते हैं परास। परास ही उसका विस्थापन है, जो कि विस्थापन निकालता है। तो आगे समझेंगे, यहां देखो मैक्सिमम हाइट यहां पे है, ये हम सबका एच मैक्स मीन्स अधिकतम ऊंचाई कितना होता है करता है। जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं हम सब, रॉकेट भी इसी के थ्रू करते हैं। अगर आप कभी भी एडवेंचर में देखे होंगे तो रॉकेट जो है यही किसी एंगल के थ्रू फेंका जाता है। पहले वो जाता है ऐसे लाइन बनाते हुए, उसके बाद ऊपर पहुंचता है। जब उसको गिरना होगा तो फिर ये सीधे नहीं आता है, फिर क्योंकि ये इस एंगल से फेंका गया, फिर ये डायरेक्ट इधर से गिरता है। तो याद रखेंगे कि अगर हम सब इसको बोलते हैं यहां से लेके यहां से, मीन्स ए टू बी को क्या बोलते हैं, ए टू बी को परास या विस्थापन बोलेंगे। लेकिन किस लैंग्वेज में हम सब परास बोलते हैं, परास बोलते हैं। और देखो ये एच मैक्सिमम मीन्स हाइट कितना कवर कर रहा है, उसको हम सब एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। और इनके बीच का जो है जो समय लग रहा है, जो ऊपर से नीचे जाने में समय लग रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो समय लग रहा है, उस समय को हम सब बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो तो सबका फार्मूला समझते हैं, इस टाइम ऑफ फ्लाइट का हो जाता है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा क्या है, तो हम सब समझेंगे यहां से कि जितना भी टाइम वो कहां पे रहा है भाई, ऊपर में रहा है, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम थ्रो एंड लास्ट फ्रॉम एंड। जहां से फेंक रहा है वहां से लेके जब तक नहीं गिर रहा है, जितना टाइम वो ऊपर था, क्योंकि फ्लाइट हमेशा ऊपर रहता है, तो जब से वो फेंका है तब से लेके जब तक नहीं गिरा है, वो टाइम को हम सब क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फार्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। अब ये ऐसे हो गया। अगर हम सब देखो ये कब है, जब परवलय पथ में होगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेट पाथ में है, मीन्स इस पाथ में है, तो फार्मूला t बराबर होता है डायरेक्ट 2u बाई जी, क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो आगे समझते हैं। अगर आपसे केवल पूछेगा बताओ अधिकतम हाइट पे कितना रहेगा, अधिकतम हाइट की बात अगर पूछेगा तो अधिकतम हाइट पे कितना रहेगा, होता है इसका फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो याद रखेंगे, अगर यहां पे पूछेगा कि बताओ मैक्सिमम हाइट यहां पे कितना है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम सब क्या करेंगे, u स्क्वायर बाई
यू स्क्वायर बाई 2g। ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है, जबकि यहाँ पे एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g, क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है। अगर हम सबको अब रेंज निकालना है, परास निकालना है, मीन्स आर की वैल्यू निकालना है, इसमें आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, और इस वाले में विस्थापन अगर निकालना होगा तो आर स्क्वायर बाई जी। मीन्स अगर हम सबको ये परास निकालना है तो ये वाला फार्मूला होगा, क्योंकि साइन थीटा 90 का मान होता है हम सबका 1। तो याद रखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप गति में अगर कोई कोण बना के फेंक रहे हैं तो उड्डयन काल का मान 2u sin थीटा बाई जी होता है। अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछेगा बताओ कितनी हाइट पे गया है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। रेंज का मान u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी होता है। इस t का मान, मतलब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर अगर डायरेक्ट 90 डिग्री पे फेंका है तो t बराबर 2u बाई जी। h मैक्स का मान होता है u स्क्वायर बाई 2g, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रेंज का मान होगा u स्क्वायर बाई जी का मान होगा। हम सबका नेक्स्ट टॉपिक है एक समान व्यक्तिगत यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सर्कुलर पाथ। तो समझते हैं हम सब, ये कोई सर्कल है, सर्कल का एक रेडियस होता है जो कि हमने मान के रखा है r। अब यहां से देखें, कोई ये पार्टिकल्स है, जैसे एग्जांपल लें, कोई एक लड़का है जो कि रस्सी लिया है, इस रस्सी में एक स्टोन्स बना है, मीन्स एक पत्थर छोटा सा बना है। इस पत्थर को क्या कर रहा है, ये घुमा रहा है, अपने चारों ओर घुमा रहा है। तो इसके द्वारा जो पथ बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये बनेगा सर्कुलर पथ, क्योंकि चारों तरफ घुमा रहा है तो सर्कुलर पथ बनेगा। ऐसे ऐसे रोटेट कराएगा ये, समझते हैं। देखो अब ये धागा होता है या रस्सी होती है, धागा भी हो सकता है, पतली रस्सी भी हो सकती है। तो समझते हैं, अगर ये पत्थर है, घुमा रहा है, एक समय मान लो ऐसा आए इसका जो है धागा यहां से टूट जाए, तो पत्थर क्या होगा भाई, यहां से चला जाएगा बाहर। मीन्स इस सर्कल को छोड़ के वो बाहर चला जाएगा, इस सर्कल को छोड़ के बाहर चला जाएगा। देखो बाहर क्यों जाता है उसको समझते हैं। जब तक ये रस्सी आपस में अटैच है तो यहाँ पे एक बल लगता है, वो होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो कि इसकी तरफ काम करता है, उस रस्सी को पकड़ के रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस अभिकेंद्र बल जो केंद्र की ओर लगे। एक इधर बाहर भी फोर्स लगता है जिसको हम सब बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे समझते हैं, जो है बाहर की काम करेगा उसको हम सब अपकेंद्र बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्र बल, इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। यहां पे दो बल हमने बताया, एक होता है अपकेंद्र बल, एक होता है अभिकेंद्र बल। अपकेंद्र बल हमेशा इस रस्सी के बाहर में फोर्स काम करता है, इसको बाहर खींचने का काम करता है, लेकिन अभिकेंद्र बल हमेशा इसको अंदर खींचने का काम करता है, जो कि इसके द्वारा लगाया गया फोर्स होता है। मीन्स हमेशा जो है, अगर हम सब इसको त्रिज्या माने इसकी, मीन्स अभिकेंद्र बल का जो डायरेक्शन होगा हमेशा केंद्र की ओर होगा। तो यहां पे समझते हैं, ये कोई पार्टिकल्स है, मीन्स ये कोई वस्तु है जो कि इसके अंदर घूम रही है। यहां पे समझिए, अगर ये इधर के डायरेक्शन कर रही है तो भाई देखो दो फोर्स लगता है, एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर। तो केंद्र की ओर जो बल लगता है, केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला बल जो होगा वो होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। लेकिन केंद्र के बाहर लगने वाला जो बल होगा, केंद्र के बाहर लगने वाला बल बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम सब क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल।
समझते हैं। यहाँ इसका मतलब ये अगर किसी वेलोसिटी से इसमें घूम रहा है तो क्या होगा, देखो ये इसका यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रहा है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये, एक है F1, एक है F2। वो ये वाला फोर्स है जो कि इसको सेंटर में बांध के रखता है कि आपको यहीं रुकना है, लेकिन ये वाला वो फोर्स है F2, वो फोर्स है जब ये टूट जाएगा तो इसको बाहर लेके चला जाएगा, क्योंकि हमेशा केंद्र के बाहर काम कर रहा है ये। चलो समझते हैं। एक अब इसको रोटेट कराते हैं, अब ये यहां आएगा, फिर अगली बार यहां आ जाएगा, ये इसका डायरेक्शन हमेशा देखो चेंज हो रहा है, यहां पे आया, इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, मीन्स वेग परिवर्तन हो रहा है, इसके वेग परिवर्तन हो रहे हैं। देखो कंटिन्यू जो है वेग परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे वेग परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे त्वरण भी जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम सब इस वेग को समझते हैं, जो वृत्तीय गति में वेग निकल रहा है उस वेग का समझते हैं। उस वेग का फार्मूला जो होता है v बराबर होता है 2πr/t। तो ये याद रखेंगे, वृत्तीय गति में जो गति के लिए आता है, वेलोसिटी का जो आता है होता है 2πr/t। अगर एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, बताओ त्वरण क्या होगा। अगर आपसे त्वरण पूछ रहा है, देखो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा 2πr²/t। अब देखो बल का मान अगर पूछ रहा है, अगर बल का मान पूछेगा, F बराबर पूछेगा तो mv²/t। ये याद रखेंगे कि जो ये अगर बल का मान पूछेगा तो mv²। तो याद रखेंगे एक समान गति में अगर कोई गति कर रहा है, मीन्स वो एक स्पीड, एक लिमिट स्पीड से चल रहा है। जैसे घड़ी अगर हम सब बात करें, घड़ी जो है एक लिमिट स्पीड से चलती है, 1 सेकंड के बाद उसको चलना है। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक होती है आवर की, एक होती है मिनट की, एक होती है सेकंड। इन तीनों की लिमिट है कि भाई हम जो है आवर जो है 60 मिनट के बाद ही चलेगा, और ये मिनट जो है 60 सेकंड के बाद ही एक बार चलेगा। ये चीजें याद रखेंगे, सभी चीज का लिमिट रखा हुआ है कि आवर का कब चलेगा, मिनट का कब चलेगा, सेकंड का कब चलेगा। सेकंड का तो 1-1 सेकंड में चल ही रहा है, तो हर चीज का लिमिट है। इसलिए जो घड़ी का गति होगा वो होगा एक समान वृत्तीय गति। तो यहाँ पे फार्मूला है v बराबर 2πr/t। कभी कभी आप पूछते बताओ, कोई एक लड़का है जो कि रस्सी से कंकड़ को जो है या पत्थर को बांध के घुमा रहा है, वो बताओ कौन सी गति करा रहा है। तो याद रखेंगे एक समान वृत्तीय गति। देखो आज हम सबको पढ़ना है एक समान चाल के लिए, एक समान चाल से गति के लिए दूरी तथा समय के बीच जो ग्राफ बनते हैं उस ग्राफ को समझना है। देखो एक समान चाल है मतलब यूनिफॉर्म है, मीन्स दूरी के सापेक्ष, दूरी जो है समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष जो है बदलती रहेगी। जितना समय बदलेगा उतना दूरी भी बदलेगा, जितना दूरी बदलेगा उतना समय। मीन्स अगर 1 किलोमीटर में वो कहीं 1 किलोमीटर अगर वो 5 मिनट में कहीं तय कर रहा होगा, तो 2 किलोमीटर जो है अगले 10 मिनट में तय करेगा। मीन्स जितना पहले तय करेगा उसी के अकॉर्डिंग वो जो भी दूरी तय करता रहेगा सेम टू सेम उसी रूल से फॉलो करेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर तय कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया होगा, अगला फिर 1 किलोमीटर 5 मिनट में तय किया होगा। तो समझते हैं कि हमेशा जो है समय जो है, कोई भी ग्राफ पूछेंगे समय हमेशा नीचे होता है। ये हम सबका t हो गया, और दूरी लेना है तो दूरी को आपको यहां पे रखना है। देखो ये जो है, अब समझते हैं अगर यहां से हम सब नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से यहां भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7
समय हमारा जो है सेकंड में है और दूरी जो है हम सबका मीटर में है। तो समझेंगे यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक जो है 1 मीटर 1 सेकंड में तय कर रहा है। देखो सेकंड में माने या इसको मिनट में माने तो बेटर होगा, यहाँ पे जो है मिनट में माने तो बेटर होगा, क्योंकि सेकंड में 1 सेकंड में 1 मीटर नहीं तय कर पाएगा। समझते हैं, सेकंड ही कर दो क्योंकि यूनिट निकालने में आसान होगा। यहाँ पे अगर 1 मिनट 1 सेकंड में 1 मीटर तय कर रहा है तो भाई 2 सेकंड में जो है 2 मीटर तय करेगा, 3 सेकंड में 3 मीटर तय करेगा, 4 में 4 मीटर तय करेगा, इधर 5 मीटर जो है 5 सेकंड में। इसी तरीके से अगर हम सब अपने ग्राफ को बनाएं तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो इसके ये सभी पॉइंट जो है ये बता रहे हैं कि इतने, अगर समय का निकालना कोई भी ग्राफ चेक करते हैं तो समय के सापेक्ष इधर जा रहा है तो समय यहां चेक कर लेंगे, दूरी यहां, तो जहां से मीट करता है उसको मिला देंगे हम सब। सीधे अगर सभी पॉइंट को अगर हम सब मिलाएं, सीधे सभी लाइन को मिलाएं तो देखेंगे एक जो है एक रेखा बन गई। और देखो पूछता है बताओ इस रेखा का क्या नाम है? इस रेखा का नाम है सरल रेखा। मीन्स स्ट्रेट लाइन। देखो कविता पूछता है बताओ एक समान क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो एक सीधी लाइन बन रही है, यहां से इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, देखो इस पॉइंट को हम सब ना यहां से जो स्टार्ट हो रहा है ये हमेशा विरामावस्था है। एक चीज याद रखना, अगर उसमें विरामावस्था से बोलेगा तभी यहां से स्टार्ट होगा, अदरवाइज कुछ चाल दे के रखा है तो यहाँ विरामावस्था से ना स्टार्ट होगी, आपको जो चाल दिया रहेगा उसके हिसाब से होगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे लगाते हैं उसको समझते हैं। हम सबका होता है चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस ग्राफ को समझते हैं, लगाते कैसे हैं हमको। देखो अगर दूरी निकालना है, मान लो आपसे बोल दिया बताओ इसकी अगर 10 मीटर जो है 10 सेकंड में तय कर रहा है, ग्राफ की बीच से लगाना है। देखो 10 मीटर तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 8 9 1 10, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम सब, ये ग्राफ वाले से लेके सीधे जाएगा, फिर यहाँ वाला भी 10 आ जाएगा। तो समझते हैं, देखो हमको पता है कि जो यहां से लेके यहां का जो यहां से सेकंड यहां कवर हुआ है, यहां से 10 सेकंड है, यहां तक पहुंचा है 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम यहां, और दूरी देखो यहां से लेके यहां तक का दूरी हम सबका यहां से यहां तक का है। तो क्या करेंगे, यहां का जितनी ये लाइन होगी हम सब स्केल से नाप लेंगे, जितनी भी लाइन आएगी यहाँ पे उसको हम सब समय मान लेंगे, और क्या है इस वाले को भी स्केल से नापेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मीन्स 10 बटे 10 मीटर और ये सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर सेकंड आएगा। देखो अगर मान लो आपसे दूरी पूछ रहा होता तो कैसे निकालते? दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब मान लो आपसे ये दूरी पूछ रहा है, अब इधर में चाल दिया है, मींस कुछ ग्राफ इस तरीके से बनाओ, समय यहां हो चाल यहां हो, चाल यहां हो। तो देखो हम सबको पता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, मींस यहां पे एक ऐसे आकृति बनेगी, इस आकृति का अगर हम सब बात करें, इस आकृति का ही क्षेत्रफल जो होगा, इस आकृति का जो क्षेत्रफल होगा मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई देखो, लंबाई हम सब ये मान लेते हैं, अगर चौड़ाई ये मान लेते हैं, तो यही होगा हम सबका चाल गुणे समय। इसके हिसाब से हम सब ग्राफ पे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये चाल जो दिया रहेगा उसका और समय का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम सबका दूरी निकल जाएगा। अगर आपसे चाल पूछ रहा है, दूरी और समय दिया है तो डिवाइड कर देंगे हम सब। चलो हम सबका सेकंड टॉपिक है असमान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींचना है। हम सबको पता है कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो
ये ग्राफ देखो कैसे खींचते हैं, यहां पे समय आएगा और ये दूरी हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, कोई फिक्स नहीं है कि आपका कब बढ़ रहा है और कब खींच रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। देखो इसमें दो ग्राफ बने हुए हैं, बीच वाला ग्राफ अलग है, इधर वाला ग्राफ अलग, मींस इधर वाले ग्राफ अलग हैं, इधर वाले ग्राफ अलग हैं। समझते हैं? देखो अगर ये दूरी और चाल का ग्राफ ऐसा है तो इसको बोलते हैं हम सब कर्व बन रहा है। देखो इसमें से पहले पूछता बताओ कि कर्व कब बनता है ग्राफ, तो याद रखेंगे जब असमान चाल होगा। इधर वाले को हम सब धनात्मक बोलते हैं, और ये डाउन जा रहा है ग्राफ तो इधर हम सब बोलते हैं ऋणात्मक। और इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम सब ट्रेडिंग को समझें, अगर कभी भी ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो हम सब समझते हैं कि उसमें ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम सब ग्राफ समझें तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब उस कंपनी को या उस सेक्टर को प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है मींस उसमें जो है ट्रेडिंग उसका अगर हम सब करेंगे तो उसका मतलब है कि वो उसको लॉस हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी है, धनात्मक होगा ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब इसके गति में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है, नीचे की ओर गति हो रहा है इसका मतलब है इसके चाल में धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। तो इसको हम सब इसको धनात्मक त्वरण भी बोल सकते हैं, यहाँ पे चलो धनात्मक त्वरण भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको ऋणात्मक त्वरण भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब असमान चाल का अगर हम सब समय ग्राफ अगर गति के त्वरण के लिए निकालेंगे तब भी हम सबका ऐसे ही निकलेगा। असमान चाल का हमेशा कर्व लाइन ही बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। चलो हम सब लेके आए हैं एक नया स्टेटमेंट जो कि बताना है यहाँ पे कौन कौन सी जो है कौन सी कार की गति अधिक है और कौन सी कार की गति जो है धीमी है, ये बताना है। ग्राफ खींच के रखे हम सब, ये समय और दूरी के बीच का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो समय जो है क्या है भैया, समय अधिक है। यहाँ पे समय अधिक है, यहाँ पे समय अधिक, समय क्या है, समय अधिक है। और दूरी क्या है, दूरी कम है। चलो यहाँ पे क्या है, समय अधिक है, दूरी इससे भी कम है। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद समय यहाँ पे कम है, यहाँ भी समय कम है, दूरी भी कम है, यहाँ पे दूरी कम है, और यहाँ पे समय और दूरी सबसे अधिक है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो भी कार्य है यह जो है वो अधिक तेज है, अधिक तेज है। सबसे तेज कौन सी कार है, यफ है। और सबसे धीमी कार कौन सी है, ए है। तो देखो ग्राफ में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताओ सबसे तेज और सबसे धीमी कौन सी है। सबसे तेज यहाँ पे जो सबसे स्ट्रेट लाइन जाती रहेगी वो सबसे फास्ट होती है, मीन सबसे अधिक होगी। आगे देखिए सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम भाई जो सबसे लोएस्ट में ग्राफ होगा। अगर हम सब एंगल की बात करें, जो एंगल सबसे अधिक होगा वो सबसे फास्ट होगा, जिसका एंगल सबसे कम होगा वो सबसे कम धीमी होगी। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ऊपर वाली जो भी कार है यफ है, उस वो जो है अधिक तेज है और नीचे वाली कार जो है धीमी है। देखो हम सब फिर एक दो क्वेश्चन को एमसीक्यू में लेके आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है, समझते हैं। पहले आंकिक अनुपात क्या है तो यहां पे समझते हैं। देखो आंकिक अनुपात क्या होता है, आंकिक अनुपात का मतलब है कि संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे विस्थापन तथा दूरी दिया है, तो विस्थापन का मान कितना होता है हम सबने पहले ही पढ़ के रखा है कि भाई विस्थापन का मान जो है, विस्थापन का मान देखो विस्थापन का मान 0, 1 से अधिक तथा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। समझते हैं। 0 मतलब विस्थापन जब भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और धनात्मक विस्थापन है, इसका मतलब है कि एक से अधिक होगा, और विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, इसलिए ये एक से कम भी होगा। तो दूरी का मान हमेशा एक होता है, दूरी का मान हमेशा एक से अधिक होता है, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। चलो दोनों का अनुपात निकालते हैं, मीन्स 0, 1 और 1 से कम का अनुपात निकालते हैं। तो देखो अगर हम सब 0 में 1 से भाग करें तो कितना आएगा भाई, 0 आएगा। 1 से अधिक में 1 से अधिक से भाग करेंगे तो 1 से अधिक आएगा, मीन्स दोनों कट जाएगा तो 1 से अधिक या बराबर होगा, क्योंकि 1 से अधिक हो सकता है, दूरी जितना हो उतना विस्थापन हो, बराबर हो जाएगा। और क्या होगा, 1 से कम भी होगा, क्योंकि माइनस में है तो इसका मतलब 1 से कम होगा। तो यहां ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया। देखो सदैव 1 से कम होता है, जबकि ऐसा विस्थापन में है ही नहीं है। आगे देखेंगे सदैव 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर तो होता ही है, लेकिन 1 से अधिक भी होता है। सदैव 1 से अधिक होता है, देखो ये भी अधिक केवल दिया है, 1 के बराबर अथवा कम होता है। तो यहां पे देखिए 0 भी है, बराबर भी है और कम भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हम सबका सही हो जाएगा। तो अगला देखिए, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, ये समझना है। देखो समझते हैं हम सब, v स्क्वायर बराबर होता है, v स्क्वायर बराबर होता है e u स्क्वायर माइनस 2gh, ये अधिकतम, क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस होगा। समझते हैं, h का मान निकालो यहां पे तो कितना हो जाएगा हम सबका, अगर h का मान निकालेंगे तो h इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 2gh हो जाएगा। u स्क्वायर माइनस कितना, v स्क्वायर, h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस कितना, v स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा हम सबका 2g हो जाएगा। देखो पूछ रहा है कि एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई, मतलब यह पूछ रहा है। तो देखो हम सबको पता है कि भाई एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे अंतिम वेग का मान क्या हो जाएगा, अंतिम वेग का मान क्या हो जाएगा, 0। जहां पे 0 होगा वहीं पे हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो समझते हैं यहाँ पे h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 0 बटे कितना 2g, तो आ जाएगा h बराबर, आ जाएगा h बराबर हो जाएगा हम सबका u स्क्वायर बाई 2g। यहां से इसके बाद यहां समझना है, हो गया h बराबर u स्क्वायर बाई 2g। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, u स्क्वायर बाई 2g।